हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज हम लोग समझने वाले हैं स्यूडो फोर्सेस के बारे में। प्यारे बच्चों, स्यूडो फोर्सेस के बारे में आज तक आपने हो सकता है बहुत बार पढ़ा हो, लेकिन उसमें आपके डाउट्स कहीं ना कहीं हमेशा बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं उसमें बुक्स की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होती है और बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो कभी कभी समझ में नहीं आती है, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज कठिन होती है थोड़ा। लेकिन आज हम स्यूडो फोर्सेस को बिना किसी बुक्स वाली लैंग्वेज के बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, और आज के बाद आपको स्यूडो फोर्सेस से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम स्यूडो फोर्सेस के बारे में समझते हैं। इससे पहले कि मैं स्यूडो फोर्सेस को यहाँ पर समझाना शुरू करूँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक दो बातें मैं किताबी लैंग्वेज में बोलूँगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आए जो अभी मैं बोलूँ, लेकिन उन्हीं बातों को जब मैं यहाँ समझाऊंगा ना तो बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और वो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। तो देखिए वो एक दो बातें क्या हैं, वो ये प्यारे बच्चों कि स्यूडो फोर्सेस हम कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझते हैं कि स्यूडो फोर्सेस हम कब लगाते हैं। तो जब भी प्यारे बच्चों हम किसी बॉडी को ऐसे रेफरेंस फ्रेम से एनालाइज कर रहे हो जो कि नॉन इनर्शियल हो, तब हमें जिस बॉडी को हम एनालाइज कर रहे हो उस बॉडी पर एक स्यूडो फोर्स को लगाने की आवश्यकता होती है, जो कि एक्चुअल में या वास्तविकता में उस बॉडी पर नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी हमें लगाना पड़ता है। और क्यों लगाना पड़ता है? ताकि हम जिस रेफरेंस फ्रेम से उस बॉडी को एनालाइज कर रहे थे उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में न्यूटन्स के जो लॉज हमने पढ़ रखे हैं उनको वैलिड बनाया जा सके। अब प्यारे बच्चों, हो सकता है ये भाषा अभी आपको समझ में ना आई हो, अब हम इसको यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्यूडो फोर्सेस को समझने से पहले सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, क्योंकि इसकी भी बात हमने अभी बोली है कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से जब हम किसी बॉडी को एनालाइज करेंगे तब स्यूडो फोर्सेस को लगाने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम समझने से पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि रेफरेंस फ्रेम आखिर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है इस तरह से और वो यहाँ पर है, और मैं बोल दूं कि ये जो बॉडी है इसकी जो डिस्टेंस है 2 मीटर है। अब आप कहोगे कि ये 2 मीटर तो है, लेकिन आखिर कहाँ से 2 मीटर है? कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए जहां से हम इसको रेफरेंस दे पाए इसके लिए कि ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है रेफरेंस फ्रेम की। हम एक रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे। लेट्स सपोज हमने जो है इस तरह से रेफरेंस फ्रेम बना लिया, ऐसे ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, यानी हमारा जो ओरिजिन है ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा जहां से हम रेफरेंस देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मानो कि अगर मैं कहूं कि यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पर है, यहां से ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है, तो अब बात की कुछ सार्थकता है, मतलब अब बात में कुछ दम है कि आखिर अगर 2 मीटर है तो कहां से है, तो वो यहां से है। तो अब बात थोड़ा समझ में आती है, यानी कि जब भी हम किसी बॉडी को एनालाइज करेंगे कि आखिर वो कितनी पोजीशन पर है, कितनी उसकी वेलोसिटी है, इन सारी चीजों के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है जहां से हम उस बॉडी का रेफरेंस देंगे कि ये इस बॉडी की इस समय पोजीशन है, ये वेलोसिटी है। तो रेफरेंस फ्रेम तो आप समझ गए होंगे। लेट्स सपोज आगे इसी में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं प्यारे बच्चों, तो अगर मैं कहूं थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं ऐसे, इसी में अगर मैं कहूं कि ये 5 मीटर, या मैं ये कहूं कि ये 0.5 मीटर डिस्टेंस पर है, कहां से? तो आपको बताना पड़ेगा कि इस रेफरेंस पॉइंट से, यानी इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर डिस्टेंस पर है। तो रेफरेंस फ्रेम होना बहुत जरूरी है किसी भी बॉडी को एनालाइज करने के लिए। तो यहां पर समझिए, अगर मैं इसको ये बताना चाहूं
कि मतलब ये x डायरेक्शन में कितना इसकी डिस्टेंस है और y डायरेक्शन में, तो ये भी बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अगर ये 5 था, प्यारे बच्चों, तो और ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, तो मान लीजिए कि ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो इस तरह से ये हो सकती है। तो कुल मिला के एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर और वाई डायरेक्शन में 3 मीटर है। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं, यानी आर वेक्टर 5 मीटर तो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, पर आर वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 4i कैप प्लस 3j कैप। तो इस तरह से इस रेफरेंस फ्रेम से हम इसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। ये इसकी पोजीशन हो गई। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी dr/dt ले लें, तो यहां पर हम क्या निकाल पाएंगे, इसकी वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे। अब यहां पर इनका जो डिफरेंशिएशन है वो तो 0 आ रहा है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि ये चुपचाप रखा हुआ है। अगर ये चल रहा होता तो निश्चित रूप से इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी आ जाती। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप रेफरेंस फ्रेम समझ गए होंगे कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। भाई, हमें किसी भी बॉडी को एनालाइज करना है तो हम उसके बारे में क्या बताएंगे, हम यही तो बताएंगे कि आखिर इस बॉडी की पोजीशन क्या है और इसकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन जब हम पोजीशन को बताने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। हम किसके रिस्पेक्ट में ऐसे ही बता देंगे कि ये इस पोजीशन पर है, किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो रेफरेंस पॉइंट होगा और उसी रेफरेंस पॉइंट से जुड़ा हुआ जो फ्रेम है वो रेफरेंस फ्रेम होगा। तो अब आप लोग रेफरेंस फ्रेम समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि आखिर इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर यही रेफरेंस फ्रेम जो हमने लिया है, अगर ये चुपचाप स्थिर है, चुपचाप रुका हुआ है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक, कोई वेलोसिटी नहीं है, या फिर इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब वो समय के साथ बदलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो फ्रेम है ये कहलाएगा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और अगर इसकी वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही हो, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये रेफरेंस फ्रेम कहलाता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब प्यारे बच्चों, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कब कहलाएगा, जैसा कि मैंने बोला कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम तब कहलाएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब नहीं होती प्यारे बच्चों, जब उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो बॉडी पर। भाई, किसी बॉडी की अगर हम बोले वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। और फोर्स का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, निश्चित रूप से चेंज हो रही होगी। ठीक, तो किसी रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी कांस्टेंट कब नहीं रह सकती, जब ये रेफरेंस फ्रेम किसी न किसी एक्सेलरेशन से चल रहा हो। तो जब भी कोई एक्सेलरेशन किसी न किसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा प्यारे बच्चों, तो वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब हम चलेंगे स्यूडो फोर्स की ओर कि आखिर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से किसी बॉडी को देखते हैं तो उस बॉडी पर स्यूडो फोर्स क्यों लगाना पड़ता है। ठीक, चलिए अब हम इस पर आते हैं। तो इसको जरा हम मिटाने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, इसको जरा हम मिटा देते हैं। अब जरा यहां पर देखते हैं, सबसे पहले तो हमें आवश्यकता है एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की, यानी कि जिसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो, यानी कि वो जो रेफरेंस फ्रेम है उसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन हो। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए कि ट्रक है, ठीक, ऐसे एक ऐसा ट्रक है प्यारे बच्चों, ऐसा ये ट्रक है मान लीजिए, ठीक, इस तरह से ये ट्रक है प्यारे बच्चों, ठीक, ये ट्रक है। अब मान लीजिए कि मैं इस ट्रक पर बैठा हूं यहां पर, ठीक, और ये जो ट्रक है ये ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर चल रहा है। तो अब अगर मैं इस पर बैठा हूं, मैं इसी ट्रक पर बैठा हूं, तो अगर ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा होगा तो मैं भी तो ए एक्सेलरेशन से आगे चलूंगा, यानी कि इस व्यक्ति का भी जो एक्सेलरेशन है या जो मेरा एक्सेलरेशन है वो भी ए ही होगा आगे की ओर।
अब अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है जो कि चुपचाप रखी हुई है ग्राउंड पर, मान लीजिए कि यहां पर कोई बॉडी रखी हुई है ऐसे एम मास की, तो एम मास की एक बॉडी है जो इस तरह से चुपचाप रखी हुई है, ये ग्राउंड पर रखी हुई है, ये ट्रक पर नहीं रखी हुई है और ये चुपचाप रुकी हुई है। ठीक, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको देखूं, तो अगर मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा ना कि इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, ठीक, इसकी वेलोसिटी कितनी है। यानी कि अगर मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं तो इसके एनालाइजेशन में मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन आदि बताऊंगा, इसकी पोजीशन, इसकी वेलोसिटी, इस तरह की चीजें बताऊंगा। तो अगर इसकी पोजीशन बतानी है तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता है। अब अगर मैं बताऊंगा तो मैं जहां पर हूं वहीं से तो बताऊंगा कि यहां से इतनी डिस्टेंस पर है ना। तो एक रेफरेंस फ्रेम मैं अपने आप से ही अटैच कर लूं, यानी कि एक रेफरेंस फ्रेम मैं यहीं से अटैच कर लेता हूं ऐसे। ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है और ये वाई एक्स है, इस तरह से। तो ये रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा था और ये रेफरेंस फ्रेम मुझी से ही अटैच्ड है, मेरे से ही अटैच्ड है, तो ये फ्रेम भी मेरे साथ साथ ए एक्सेलरेशन से आगे चलेगा। इसका मतलब ये फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है। तो प्यारे बच्चों, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब यहां से मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, ठीक। तो मान लीजिए कि मैंने इसकी पोजीशन बताई यहां पर किसी टाइम पर, मतलब जब इसकी ये बिल्कुल ट्रक चलना शुरू हुआ उसी टाइम पर मैंने बताया, यानी t इक्वल 0 पर, यानी बिल्कुल शुरुआत में ही अगर मैंने इसको देखा हो तो इसकी पोजीशन अगर मैं बोलूं तो इस तरह से मैं बोलूंगा कि ये इसके लिए पोजीशन वेक्टर है, मतलब मेरे लिए ये इस पोजीशन पर है, ठीक। इस तरह से मैं बता दूंगा। अब मान लीजिए किसी टाइम t पर, मतलब थोड़ा सा टाइम t लेकर के अब इसकी पोजीशन कितनी हुई होगी मेरे लिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो चुपचाप स्थिर है, ये तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं ए एक्सीलरेशन से इस ट्रक के साथ साथ चल रहा हूं तो इस टाइम में मैं तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाऊंगा ना, मेरा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हुआ है और ये रेफरेंस फ्रेम मेरे से जुड़ा है तो ये रेफरेंस फ्रेम भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए अगर ये टाइम t है तो इस टाइम में मान लीजिए आगे बढ़कर ट्रक कुछ आगे चला गया इस तरह से, मान लीजिए कि जो ट्रक है वो इस तरह से आगे बढ़ गया, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ गया। अब ये जो ट्रक है वो कुछ इस तरह से है, ठीक, ये ट्रक कुछ इस तरह से है, यहां से इस तरह से है और इस तरह से ये ट्रक आ गया, ये मान लीजिए। तब ये ट्रक इतना आगे बढ़ गया और ट्रक पर बैठा हूं मैं, तो मैं भी इसके साथ साथ आगे बढ़ गया और ये रेफरेंस फ्रेम मेरे से ही अटैच्ड है, तो ये रेफरेंस फ्रेम भी मेरे साथ साथ उतना ही बढ़ गया। कुल मिला के सभी के सभी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ गए। तो ये किसी टाइम t पर मान लीजिए यहां आ गया, यानी मैं यहां आ गया, तो रेफरेंस फ्रेम भी अब यहां आ गया, ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट जो यहां था तो अब वो रेफरेंस पॉइंट यहां आ गया। तो अब अगर इसकी पोजीशन मैं बताना चाहूं तो आखिर इसकी पोजीशन क्या होगी, तो यहां से देखिए इसकी पोजीशन क्या होगी, ये होगी प्यारे बच्चों इसकी नई पोजीशन। ये थोड़ा सीधा नहीं बना है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन सीधा है, ठीक है, सीधा समझिएगा। तो ये हो गया इसका रेफरेंस, मतलब इसकी पोजीशन, सॉरी प्यारे बच्चों। तो ये इसकी नई पोजीशन हो गई। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए पहले इसकी जो पोजीशन थी मेरे लिए वो क्या थी, अब क्या है, यानी कि पोजीशन वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, यानी अपने रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस देखूं मैं, तो डिस्टेंस पहले देखिए कम थी, अगर मैं देखूं तो ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि अब मेरे लिए डिस्टेंस इसकी बढ़ गई है। तो जो पोजीशन वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है और इसकी डायरेक्शन भी अब बदल गई है। देखिए पहले मेरे लिए किस डायरेक्शन पे था, ऐसे था, बिल्कुल ऐसे, यानी इस डायरेक्शन पे। अब ये मेरे लिए किस डायरेक्शन पे, ऐसे जाइए, मतलब अब इस डायरेक्शन पे है। तो इसकी डायरेक्शन भी अलग हो गई, पहले इस तरह थी अब इस तरह हो गई, ठीक है।
मतलब इसके लिए पूरी तरह से जो पोजीशन है वो मेरे लिए चेंज हो चुकी है किसी टाइम के लिए, यानी इतने टाइम बाद पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो अगर मैं प्यारे बच्चों देखूं कि इसके पोजीशन में मेरे लिए कितना चेंज हुआ है तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो प्यारे बच्चों क्या होता है भाई, चेंज इन पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, यही तो होती है चेंज इन पोजीशन, यही तो होता है। तो फाइनल तो ये पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा लें इस तरह से, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, और जो कि होगा इतना। भाई यही तो तीन वेक्टर है, 1 2 3 वेक्टर है। अगर देखा जाए तो ये वेक्टर जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा आर वेक्टर, और ये वेक्टर है आर इनिशियल वेक्टर और ये आर फाइनल वेक्टर। तो अगर देखें ट्राइंगल लॉ आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं, इस तरह से, तो तीसरा वेक्टर अगर उल्टा जोड़ दे, मतलब देखिए ये इस तरह से चल रहे थे, इसका जो तीर वाला पॉइंट है वो इधर है, इसी तरह से इसका जो पूंछ वाला पॉइंट है इसके तीर से जुड़ा हुआ है, और इसका तीर इस तरह से, मतलब इसका तीर भी साइड मिल गया, इसका तीर भी साइड मिल गया, लेकिन यहां पर ये इसका तीर पहले ही मिल गया, मतलब इसका पूंछ इसके तीर से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पर इसका तीर इसके तीर से जुड़ गया, यानी ये उल्टा क्रम में जोड़ दिया गया। तो ये जो होगा ये इन दोनों का क्या होगा, ये इन दोनों का प्यारे बच्चों रिजल्टेंट होगा। ये तो आपने ट्राइंगल लॉ में पढ़ लिया होगा, यानी आर इनिशियल प्लस डेल्टा आर वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आर फाइनल वेक्टर। तो यहां से डेल्टा आर वेक्टर क्या मिल गया, आर फाइनल वेक्टर, ये इधर माइनस में जाएगा तो आर इनिशियल वेक्टर, तो देखिए वही चीज मिल गई। तो मेरे मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका भाई इसकी पोजीशन में चेंज, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यही तो होगा। तो ये इसकी पोजीशंस में चेंज है, इस मास की पोजीशंस में चेंज है। भाई इस मास का पोजीशन वेक्टर ये था, इसी मास का पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसके पोजीशन वेक्टर में चेंज, इसका ही डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो आपने देखा कितना हुआ, इतना हुआ, मतलब डायरेक्शन इसकी ये थी इस साइड, मैग्नीट्यूड इतना है। तो अगर आप देखें तो ये मैग्नीट्यूड है कितना प्यारे बच्चों, तो देखिए असलियत में क्या हुआ है, असलियत में ये मास तो कहीं डिस्प्लेस नहीं हुआ, असलियत में ये मास तो चुपचाप रुका हुआ है, ग्राउंड में रखा हुआ है। असलियत में हुआ क्या है, असलियत में प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ गया हूं, इतना मैं यहां था तो मैं यहां आ गया हूं, तो इतना मैं डिस्प्लेस्ड हुआ हूं, मैं खुद डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरा, यानी इस रेफरेंस पॉइंट का या इस रेफरेंस फ्रेम का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और हम कह रहे हैं कि ये इस मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना पीछे की ओर, मतलब इतना ही डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर हुआ है। तो एक तरह से मतलब बात वही है कि जब आप किसी ट्रेन या किसी बस में बैठे हों तो और आप चल रहे हों, तो आप देखते हैं किसी पेड़ को देखते हैं अगर, तो आपको लगता है पेड़ पीछे जा रहा है, मैं नहीं, मतलब जबकि असलियत में क्या होता है, आप आगे जा रहे होते हैं, पेड़ चुपचाप अपनी जगह पर रहता है, लेकिन आपको लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है, मैं स्थिर हूं। तो वही कहानी है, कहानी यही है, इसको हम देख रहे हैं लेकिन ये चुपचाप है, लेकिन फिर भी इसका डिस्प्लेसमेंट इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मिल रहा है, ठीक। तो इस डायरेक्शन में मिल रहा है, भाई पीछे की ओर ही जाता तो दिखाई देता है, पेड़ को जब आप देखते हैं तो पीछे ही तो ज्यादा दिखाई देता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर ही तो मिला, इस साइड, मतलब ये पीछे जाता दिखाई देगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना, जितना कि हम खुद आगे बढ़ गए हैं। तो अगर मैं देखूं कि मैं कितना आगे बढ़ गया हूं, तो मेरा एक्सेलरेशन इतना था, टाइम इतना लगा है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं तो आपने जो सेकेंड इक्वेशन होती है मोशन वाली उसको लगा लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब जब ये शुरू हुआ, मैंने पहले बोला कि जब शुरू हुआ उसी समय से हम इसको एनालाइज करना शुरू कर दिए हैं, मतलब जब ये ट्रक चलना शुरू हुआ, ठीक। तो जब चलना शुरू करेगा उस समय तो उसकी जो स्पीड है वो 0 होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसलिए यूटी वाला टर्म आप लो चाहे ना लो, लेकिन ये वाला लेना पड़ेगा ये। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इतना हुआ है, तो इतना मैं खुद डिस्प्लेस हुआ हूं, या मेरे साथ साथ ये नॉन इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब डिस्प्लेस हुआ है, ठीक। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट तो आगे की ओर हुआ है, इतना ही, भाई मैं तो आगे की ओर गया ना, और हुआ कितना, इतना। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जब हम देख रहे थे, मतलब इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से जब हम इसको देख रहे थे,
तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट मिला पीछे की ओर और मैग्नीट्यूड इतना ही। देखिए इसकी लंबाई इतनी है ना, इतना ही तो गया और इतना ही इसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहां से। तो कहने का मतलब यह है कि इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से हुआ ये है कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम खुद इतना डिस्प्लेसमेंट होके आगे गया है, लेकिन जब हम यहां से देख रहे हैं इस बॉडी को, तो हमें ऐसा लगा है कि ये बॉडी है पीछे की ओर गई है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर दिख रहा है और मैग्नीट्यूड इतना ही, आप देख लीजिए इतना ही मैग्नीट्यूड है, जितना ये आगे गया वही तो हमें मिल रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट मिला प्यारे बच्चों, वो भी इतना ही मिला पीछे की ओर, और इतने ही टाइम में, जितने टाइम में ये आगे चला उतने ही टाइम में इतना पीछे की ओर आया। तो प्यारे बच्चों, अब अगर मैं देखूं तो ये चुपचाप स्थिर था, ठीक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ आखिर, क्यों डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, या फिर अभी अगर हम इसकी वेलोसिटी वगैरह भी देखना चाहें तो वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए जब ये यहां से यहां तक आ गया होगा ये रेफरेंस फ्रेम, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, ये रेफरेंस फ्रेम ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा था, तो वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, v इक्वल u प्लस एटी, तो u तो जीरो है और ये वेलोसिटी हो गई एटी, ठीक। अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इस रेफरेंस फ्रेम का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना ही मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का हुआ है पीछे की ओर, है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि दोनों के लिए डेल्टा आर है, मैं मानूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है और टाइम इतना लगा है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है और टाइम भी दोनों के लिए सेम है, भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो दोनों के लिए सेम है और टाइम भी दोनों के लिए सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में, एक तरह से मैं कहूं तो दोनों की स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो अगर ये v एक्सेलरेशन, मतलब यहां पर इसकी स्पीड v हो चुकी है, तो इस समय ये किस तरह से डिस्प्लेस हुआ है, इस तरह से, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इधर की ओर होगी और मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। तो अब यहां पर आता है स्यूडो फोर्स कैसे आएगा, देखिए। अब अगर मैं असलियत में बात करूं क्या है बच्चों, असलियत में क्या हुआ, असलियत में तो ये चुपचाप है, रखा हुआ है, कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन इससे देखने पर, इस रेफरेंस फ्रेम से देखने पर ये चल रहा है, यहां पर इसकी स्पीड v हो चुकी है। आखिर v कैसे हुआ, कैसे आया, इसकी स्पीड कैसे आई जब इसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, मतलब इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा था, ये चुपचाप रुका हुआ था। तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो इस पर स्पीड कैसे आ गई, कैसे इसकी वेलोसिटी आ गई। तो प्यारे बच्चों, यहां पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ कहता है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा और वो चुपचाप स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, ठीक। तो हमने क्या देखा कि ये v वेलोसिटी से चलने लगी है और फोर्स इस पर कोई लग नहीं रहा, तो न्यूटन का जो लॉ है वो तो गलत हो गया कि भाई फोर्स तो इस पर कुछ नहीं लग रहा, फिर भी इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ गई, जबकि न्यूटन ने कहा है कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा। तो जो न्यूटन का जो लॉ है वो यहाँ पर फेल हो गया। तो अब न्यूटन के लॉ को वैलिड बनाने के लिए, जैसा कि मैं शुरू में बोला था ना एक दो लाइन उसी का पार्ट, कि न्यूटन के लॉ को वैलिड बनाने के लिए अब यहाँ पर एक झूठा बल लगाना पड़ेगा जो असलियत में नहीं है। असलियत पे इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन हमें फिर भी लगाना पड़ेगा ताकि इसकी वेलोसिटी इतने टाइम में इतनी हो जाए, तभी तो न्यूटन के लॉ वैलिड हो गए। तो यहाँ पर एक झूठा फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि इतने टाइम में इसको इतनी वेलोसिटी दे सके, और वो फोर्स असलियत में नहीं है, इसलिए इसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं, झूठा फोर्स बोलते हैं। और ये कितना लगाना पड़ेगा तो वो देखिए। अब देखिए इसकी अगर स्पीड इतनी थी तो इसकी भी स्पीड इतनी ही होगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग है। ये जा रहा है आगे की ओर और ये पीछे की ओर, इसको जाता दिखाई देगा, जैसा कि मैंने बोला कि पेड़ आपको पीछे जाते दिखाई देते हैं, तो ये इसको दिखाई है दे रहा है, असलियत में कुछ नहीं है यहाँ पर। तो अगर देखें तो इसकी अगर स्पीड इतनी हो गई है तो आखिर कैसे इतनी स्पीड हो गई इतने टाइम में, ठीक। तो इसकी स्पीड के लिए, इसकी स्पीड निकालने के लिए हमने क्या लिखा, at। इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन हमने यही लिया, इसकी स्पीड निकालने के लिए भी हमने एक्सेलरेशन यही लिया। अब इसका अगर एक्सेलरेशन हमने यही लिया
तो इस पर फोर्स भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं ना कि फोर्स होता है m इंटू ए। ठीक, तो एक्सीलरेशन अगर ए है तो उसमें m का मल्टीप्लाई कर दे इसका जो मास है उसमें, तो इस पर फोर्स निकल जाएगा। यानी कि इस पर एक फोर्स इतना हम लगा दें, इतना फोर्स लगा दें तो ये बॉडी इतने टाइम में इतनी वेलोसिटी प्राप्त कर लेगी। तो ये फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ये इधर की ओर। अब ये फोर्स असलियत में नहीं है, लेकिन इस फ्रेम से हम देख रहे हैं, इसलिए ये फ्रेम हमें इस फोर्स को लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी इस तरह से चलने लगी है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैसे चलने लगी? फिर तो फेल हो गया ना सब कुछ। तो न्यूटन्स के लॉ को वैलिड बनाने के लिए, अब यहां पर देखिए न्यूटन्स के लॉज वैलिड है। इतना फोर्स लग रहा है, तो अगर फोर्स इतना लग रहा है तो एक्सेलरेशन इतना हो गया, तो इतने टाइम इतनी वेलोसिटी हो गई। अब देखिए न्यूटन्स के लॉज बिल्कुल फिट हो गए, बढ़िया लग रहे हैं। तो देखिए ये झूठा बल है जो असलियत पे इस पे नहीं लग रहा था, लेकिन नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम से जब हमने इस बॉडी को एनालाइज किया तो एक सीडो फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ी, ताकि हम न्यूटन्स के लॉ को यहाँ वैलिड बना पाए। यही मैंने शुरुआत में कहा था। तो आप समझ गए होंगे कि सीडो फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, और कब लगता है, कितना लगता है, कितना लगा। आप देखिए कितना लगा। बॉडी जिसको आप एनालाइज कर रहे हो उसका मास इनटू एक्सीलरेशन किसका, उस रेफरेंस फ्रेम का जिससे आप एनालाइज कर रहे हो। इस रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन कितना है? ए। तो ये ए है, समझ गए? तो आप सीडो फोर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।